हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भाई शुरुआत करते हैं आज इस लेक्चर में क्या बताने वाले हैं। जैसा कि हमारा ये जो लेक्चर है ऑल्टरनेटिंग करंट में थर्ड लेक्चर होगा और आज हम बताने वाले हैं बहुत ही अच्छा सीक्रेट, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक जहाँ से इस चैप्टर की नींव शुरू होती है। जो मेन जो टॉपिक्स है वो तो फाउंडेशन था, जो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने किया वो तो केवल बेसिक्स था, फाउंडेशन था कि ऑल्टरनेटिंग करंट होती क्या है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट करंट क्या होती है। ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम क्या खास बताने वाले हैं, क्या है ऐसा, क्या क्या इंटरेस्टिंग है, क्या ट्रेजर है, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेजर एंड फेजर डायग्राम। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये फेजर क्या है, फेजर डायग्राम क्या होता है, हम बताएंगे। अभी चिंता मत कीजिए, एक एक डिटेल से हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी कि फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है। ओके। पहले तो आप हेडिंग डालेंगे, पहले तो आप हेडिंग ये डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे कि फेजर होता क्या है। ठीक है। हेडिंग ये होगा कि फेजर एंड फेजर डायग्राम, फेजर एंड फेजर डायग्राम्स। ठीक है, फेजर एंड फेजर डायग्राम्स। सो व्हाट आर द फेजर डायग्राम्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेजर। ठीक है, वो हम देखा। देखिए प्यारे दोस्तों, सुनना जरा, सुनना। फेजर जो है, फेजर एक वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर होता है, एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो किसको बताता है, किसको डिनोट करता है, वो बताता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो साइनसोइडली वेरी करे, साइन के फंक्शन में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेरी करे, वेरिएशन हो, तो हम फेजर डायग्राम, तो हम उस क्वांटिटी को, ठीक है, बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए हम एक फेजर बनाते हैं और कुछ डायग्राम्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं फेजर डायग्राम्स। तो फेजर क्या है? फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है। ठीक है, दैट टेल्स यू अबाउट दी फिजिकल क्वांटिटी दैट वेरीज साइनसोइडली, दैट वेरीज एज ए लाइक ए साइन फंक्शन। तो ये बात हुई। जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में बात की थी, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने ये कहा था कि आप एक वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप एक सर्कुलर मोशन करते हुए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से एक सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सिमिलर वे में हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट के जो सर्किट्स हैं, जैसे हम लेंगे कि रजिस्टर को ऑल्टरनेटिंग सोर्स से हमने जोड़ दिया, इंडक्टर को हमने ऑल्टरनेटिंग करंट से जोड़ दिया। ठीक है, कैपेसिटर से हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। तो इन सर्किट्स को सोल्व करने के लिए, इन सर्किट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है, हम फेजर का सहारा लेते हैं। होता क्या है, हम करंट को, ऑल्टरनेटिंग करंट को, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को एज ए फेजर ट्रीट करते हैं और उस फेजर डायग्राम्स की सहायता से हम उन सर्किट्स को सोल्व करते हैं और बहुत ही इजी हमें बना देता है। ये जो फेजर है ये इतना इजी बना देते हैं प्रॉब्लम्स को, इसलिए हम पढ़ते हैं, क्योंकि इंसान जो है, मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन में व्यक्ति यही चाहता है कि कैसे न कैसे करके जीवन को क्या बनाया जाए, आसान बनाया जाए। तो हमने भी क्या सोचा कि क्यों न इन सर्किट्स को ऑल्टरनेटिंग करंट के जो सर्किट्स हैं उनको सोल्व करने के लिए कुछ ऐसा मेथड इजाद कर दिया जाए, मेथड को बनाया जाए। वो है अपने पास फेजर डायग्राम्स। तो एक बात आप ये लिख लेंगे कि फेजर वास्तव में होता क्या है। ए फेजर क्या होता है? फेजर, ठीक है, आपको लिखना है प्रॉपर वे में। मैं हिंट दे देता हूँ कि फेजर जो है एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। क्या होता है? एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। रोटेटिंग वेक्टर होता है जो ये बताता है दैट डिस्क्राइब्स अबाउट दी
फिजिकल क्वांटिटी दैट इज वेरिंग विद साइनसोडली या विद वेरिंग लाइक ए साइन फंक्शन। तो रोटेटिंग वेक्टर होता है, ठीक है ना, दैट describes about the physical quantities, about the physical quantity which is varying sinusoidally। ठीक है ना। अब फेजर डायग्राम क्या होता है? फेजर डायग्राम कुछ नहीं है, वो फेजर को हम जिस डायग्राम्स में निरूपित करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते थे फेजर डायग्राम। फेजर जो रोटेटिंग वेक्टर है, क्या एक रोटेटिंग वेक्टर है, तो जो फेजर की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, ठीक है ना, ये लिख लेना जरा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फेजर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फेजर जो है, वो फेजर इज इक्वल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, इज इक्वल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम बना रहे हैं, जो फेजर, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वही उस फेजर वेक्टर की क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर स्पीड होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। एक और बात, अच्छी बातें हम बता रहे हैं आपको। ये जो फेजर जो वेक्टर है, उस वेक्टर की जो लेंथ है, वो जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम एसोसिएट कर रहे हैं उस फेजर को, उसके एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। समझ गए? मतलब फेजर वेक्टर की जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ फेजर फेजर मतलब वेक्टर, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेंथ ऑफ फेजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेरी कर रही है उसके एम्पलीट्यूड के, जैसे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जैसे हम बात करें, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो ये ईएमएफ है, ई नोट साइन ओमेगा टी, तो ये क्या साइन के फंक्शन में वेरी कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज एप्सिलॉन नोट या ई नोट, ये इसका क्या एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। तो इसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी इसकी वैल्यू होगी उतना ही उसकी लेंथ हो जाएगी फेजर वेक्टर की। इतनी बात समझ में आई। एक और बात मैं बता देता हूँ, इस फेजर वेक्टर का जो आप प्रोजेक्शन लोगे किसी भी एक्सिस के ऊपर, मान लो रेंडमली हम बोल देते हैं कि एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में किसी पर भी यदि उस फेजर वेक्टर का यदि आप प्रोजेक्शन लोगे, वो प्रोजेक्शन गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो द प्रोजेक्शन, इतनी बात समझ में आ गई ना, द प्रोजेक्शन of phasor, the projection of phasor gives the instantaneous value of that physical quantity, अब आप बोलना चाह रहे होगे, पूछना चाह रहे होगे, सर क्या बोल रहे हो आप? एग्जाम्पल तो देकर बताओ ना, क्या बोल रहे हो? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जनरली जो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस हैं, वो हमें पता है साइनसोइडली वेरी करते हैं, वेरिएशन साइन के फंक्शन में शो करते हैं। यदि हम ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को यदि हम फेजर डायग्राम से हम सोल्व करें, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है।
टू मेक अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड दी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। ऑल्टरनेटिंग करंट के जितने भी सर्किट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो हम फेजर को किस लिए यूज़ करते हैं, हम इस चैप्टर में फेजर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अभी यूज़ करेंगे उसका ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स जितने भी होते हैं, ठीक है, प्रत्यावर्ती जो भी अपने पास परिपथ होते हैं प्रत्यावर्ती धारा के, उसको हम सोल्व करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कैसे कैसे सीन होगा। तो मान लेते हैं कोई भी एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने ले लिया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने ले लिया E = E0 sin ωt हमने ले लिया, और इसके करस्पॉन्डिंग किसी भी एक एलिमेंट में जो करंट है उस करंट को मैंने बोल दिया ये कुछ इस प्रकार से करंट है, यानी sin ωt+ϕ, ये करंट इस प्रकार से। तो अब कैसे शो करेंगे फेजर में, फेजर में कुछ इस प्रकार से शो करेंगे। पहले दोस्तों ये मैंने मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, ये अपने पास ये एक्स एक्सिस है, ये मैंने बोल दिया वाई एक्सिस है, ठीक है ना, ओके। मैं मान लो कि मैं इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को मैं शो करना चाहता हूँ फेजर के रूप में। तो हम एक वो बनाएंगे, एक वेक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक वेक्टर। फाई क्या बताता है, फाई रिप्रेजेंट करता है फेज, ठीक है, ये फेज रिप्रेजेंट करता है एट t = 0 पर, t = 0 पर कितनी वैल्यू है, ठीक है। अब एक बात बताओ, E = E0 sin ωt, ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा रिप्रेजेंट करता है फेजर की एंगुलर स्पीड, फेजर की क्या एंगुलर स्पीड, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हम लेंगे ए रोटेटिंग वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। यू कैन ऐड दी वर्ड दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो t = 0 पर तो E की वैल्यू 0 है, लेकिन मान लो किसी टाइम t के ऊपर, ठीक है ना, क्या साइन थीटा होगा, थीटा = ωt, रोटेशन होगा। तो मान लो कि यहाँ पर तो भैया t = 0 पर कुछ इस प्रकार से था, लेकिन जैसे ही किसी t पर बात करूँ, ये तो t = 0 पर हो गया, t = t पर क्या ये रोटेट कर जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या ये रोटेट कर जाएगा, क्या ये एंगुलर मोशन करेगा ये, ठीक है ना, रोटेट कर जाएगा। तो क्या किसी टाइम t के ऊपर मैं ऐसे बोल दूँ कि ये जो इसकी जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल है E0 के ऊपर, और ये जो एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो हो जाएगा ओमेगा × t, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा जो होगा वो θ/t होगा, तो थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा ओमेगा × t, इतने t = t टाइम पर इतना एंगल से वो रोटेट कर जाएगा। ये एक फेजर है किसके लिए, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए, E = E0 sin ωt। अब देखो एक बार मैं ये बात करूं, यदि इसका प्रोजेक्शन लूं, ठीक है ना, यदि मैं इसका इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस में यदि मैं इसका प्रोजेक्शन लूं, यानी मैं ले लेता हूं OM, ठीक है, तो जो OM होगा, यानी OM जो होगा वो क्या होगा, क्या मैं E0 को E0 sin ωt होगा, क्या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, क्या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है ना। और यही हम बोल रहे थे कि द प्रोजेक्शन ऑफ फेजर गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, प्रोजेक्शन ऑफ फेजर, इसमें ऐसे लिख लो ऑन एनी एक्सिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो करंट के लिए बात करो, ठीक है ना, करंट के लिए बात करो, तो करंट के लिए बात करेंगे। मान लो कोई एक एलिमेंट है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, क्या उसका रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा। रेजिस्टेंस होगा तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी E0/R, क्या वो लेस देन E0 आएगी, क्या कम आएगी। तो इसका जब मैं फेजर बनाऊंगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड है क्या वो कम है E0 से, तो जब एम्पलीट्यूड कम है तो इसकी जो लेंथ है करंट की वो कम आएगी। लेकिन किसी टाइम t के ऊपर इसका जो एंगल है वो ωt+ϕ होगा, मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मान लेते हैं ये फाई हो गया कुछ इस प्रकार से, ये हमने बोल दिया ये फाई है, तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा I0 को, ठीक है। तो ये इस प्रकार से रोटेशन होगा करंट का, इस प्रकार से रोटेशन, ये अपने पास हो गया करंट का रोटेशन, ठीक है ना। अब यदि मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर, यानी इसको बोल देता हूँ n, तो ON जो होगा, ठीक है, ON जो होगा वो कितना होगा, देखना जरा, ये जो एंगल है वो कितना फाई है, ये एंगल जब फाई है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा ωt+ϕ हो गया। तो जब इंस्टेंटेनियस यानी ON की वैल्यू जब मैं लिखूँ, क्या ये I की वैल्यू देगा, और वो हो जाएगा I0 sin ωt+ϕ। तो ये जो वेक्टर्स हैं, आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी,
वास्तव में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, लेकिन जब इनको वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाए, किनको, जब इनके एम्पलीट्यूड को जब वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाए तो हम जो है इनको आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से इस जो भी प्रॉब्लम्स होंगी जो आगे आएंगी उनको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखें एक एक प्रॉब्लम को लेकर के, उन प्रॉब्लम्स को लेते हैं बारी बारी से और हम उसको सोल्व करते हैं, कर लें। तो ये तो था फेजर एंड फेजर डायग्राम्स। अब इन फेजर एंड फेजर डायग्राम्स की सहायता से पहले हम अल्टरनेटिंग जो करंट है उनके कुछ सर्किट्स हैं उनको सोल्व करते हैं। ठीक है ना, तो पहले इसको नोट कर लेंगे, ये तो बेसिक था थोड़ा बहुत। ठीक है ना, अब हम उसको चलते हैं जो मेन जो टॉपिक है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। एक छोटा सा क्या, प्यारा सा, एक हल्का सा एक सर्किट लेते हैं जिसको बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोल दो, या रेजिस्टेंस विद ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स बोल दो। ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, विद एसी सोर्स ले, बिल्कुल ले लेते हैं। एक रेजिस्टेंस मानो आप, ये एक रजिस्टर हमने लिया जिसका रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है ना, हमने इसको एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, क्या ये सिंबल है ऑल्टरनेटिंग सोर्स का, हमने इससे कनेक्ट किया। इसका जो ईएमएफ है वो हमने मान लिया ई नोट साइन ओमेगा टी है। ओके, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मान लेते हैं कि इसकी पोलरिटी पॉजिटिव है, इसकी पोलरिटी नेगेटिव, तो क्या करंट यहाँ से ऐसे जाएगी। हमें पता है कि पोलरिटी चेंज होती है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब ही क्या होता है, अल्टर करना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। किसी इंस्टेंट के लिए ऊपर हम चेक करना चाहते हैं कि करंट है कितनी। ठीक है ना, हम करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, निकाल लें, बिल्कुल। तो रजिस्टर है आर, तो क्या यूजिंग केवीएल हम लगा सकते हैं, यूजिंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो, केवीएल लगाएं तो टोटल जो ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, क्या ई माइनस आई आर होगा क्या, यानी ई माइनस आई आर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए किसी भी इंस्टेंट के ऊपर। तो क्या आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होगा, और जब ई अपॉन आर करूँगा तो क्या यहाँ पर ई नोट अपॉन आर साइन ओमेगा टी होगा, ई नोट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। और ई नोट अपॉन आर को यदि हम इसकी पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखें तो क्या आई नोट साइन ओमेगा टी हमें मिला। तो आई जो है करंट जो है, और वोल्टेज की हम बात करूं, ये अपने पास वोल्टेज सोर्स, क्या आप देख पा रहे हो, ये ऑल्टरनेटिंग है, ये भी ऑल्टरनेटिंग है, हम ऑल्टरनेटिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि इसकी जो फेज है, फेज डिफरेंस इन दोनों का 0 है, मतलब कोई आगे पीछे नहीं चल रहा, सब दोनों जो हैं करंट और जो अपने पास जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है उनकी फॉर्मेट सेम होगी, उनकी फॉर्मेट क्या होगी, सेम होगी। आई नोट जो है वो उसका पीक वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है उस करंट का, ई नोट अपने पास है। यहाँ से देखो ई नोट जो है, आई नोट कितना है, आई नोट यहाँ से आप देख सकते हो, आई नोट जो है वो कितना है, ई नोट अपॉन आर है। ठीक है, मतलब लेस देन कितना है, आर, लेस देन कितना है, ई नोट है। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ कि जब हम इस ऑल्टरनेटिंग, ठीक है, सर्किट को हम जब सोल्व करते हैं फेजर की सहायता से तो कैसे मिलेगा, जब हम फेजर में निरूपित करना चाहें इन दोनों को, ठीक है, इनको जब फेजर के फॉर्म में लिखना चाहें तो चलो पहले हम बनाते हैं फेजर किसका, इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का। जब इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जब हम फेजर बनाएंगे तो क्या मैं बता सकता हूँ कि किसी ये जो है किसी t टाइम पर, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू टी टाइम पर मैं बोल देता हूँ कि ये जो है लेंथ जो रिप्रेजेंट कर रही है ई नोट को, ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, टी इक्वल टू टी के ऊपर, टी इक्वल टू टी के ऊपर। लेकिन जब करंट की बात करूँ ना, तो करंट जो है क्या उसकी जो आई नोट जो एम्पलीट्यूड है क्या वो ई नोट से कम होगा, मतलब जो लंबाई होगी इस करंट के लिए जो फेजर की, क्या वो थोड़ी कम होगी उससे।
तो ये रिप्रेजेंट करेगा आई नोट को और ये रिप्रेजेंट करेगा ई नोट को। लेकिन एक बात ये देखो, फेज डिफरेंस दोनों में कितना है, 0 है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये तो हो गया फेजर डायग्राम, ये इसको बोलते हैं फेजर, फिगर में लिख लेना दिस इज दी फेजर डायग्राम। बट यदि मैं साइनसोइडल यानी उस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होगा, देखो ई नोट साइन ओमेगा टी टी इक्वल टू 0 पर कुछ इस प्रकार से, क्या ये जो वेरिएशन आएगा क्या ये होगा ई नोट साइन ओमेगा टी। लेकिन करंट की यदि मैं बात करूँ ना, क्या करंट भी देखो t इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ पर तो ई नोट है लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू आई नोट आएगी, कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है ना। लेकिन एक बात ज़रूर है, ये t/2 रखूँ और ये t रखूँ, क्या t/2 पर ये भी 0 होगा और वो भी 0 होगा, सेम 0 होंगे। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यस ये जो है इसकी वैल्यू वो हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन ये जो है ना, ये जो है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से ये इसकी जो एम्पलीट्यूड कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये जो है ई नोट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई नोट साइन ओमेगा टी को। अब दोनों के बीच में कोई लेग नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब इसको देखो, ये तो एक किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर बनाया है, लेकिन जब आप इसको अगर हम वेरिएशन में देखें, ठीक है, समय जब लगातार बढ़ रहा हो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या करेगा, रोटेट करेंगे ये ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम जब बढ़ेगा तो क्या ये जो एंगल है वो भी बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। तो ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा और आई नोट ई नोट दोनों इस प्रकार से चलेंगे, ऐसे साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना। और एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा एंगुलर इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो ओमेगा से हम चल रहे हैं, ठीक है, ओमेगा से हम चल रहे हैं इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये इसका ग्राफ होगा। दिस इज कॉल्ड प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में क्या क्या होते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि करंट और वोल्टेज जो है दोनों सेम फेज में होती हैं, फेज डिफरेंस 0 होता है। करंट की जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता है, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज द करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हमने इसका एनालिसिस किया, उसका फेजर डायग्राम बनाया और ये सिंपल हमने साइन की यानी वेव फॉर्म में हमने लिखा। इसको नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट को लेते हैं, दैट इज इंडक्टर लेते हैं। चलो सेकंड हम लें ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में, सेकंड पॉइंट लें हम इंडक्टर को लेते हैं, ठीक है ना। कंसीडर करो एक इंडक्टर है और उस इंडक्टर को हमने एसी सोर्स के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, इंडक्टर विद एसी सोर्स। whenever we use AC source in the inductor, then what will happen in the condition is that we have applied alternating current, alternating source, that is consider this is the inductor coil and the coefficient of self induction is the L and here is alternating current source. Consider E is equal to E naught sin omega t is the alternating वोल्टेज। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यदि हम बोलें कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मान लो ये पोलरिटी पॉजिटिव ये पोलरिटी नेगेटिव, तो क्या इस प्रकार से करंट होगी, और हम ये मान रहे हैं कि करंट जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो जब इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके अपोजिशन में एक बैटरी क्रिएट हो जाएगी। कौन बैटरी क्रिएट करेगा, ये बैटरी क्रिएट होगी इस इंडक्टर के कारण, क्योंकि हमें पता है इंडक्टर जो है वो अपोज करता है ऑफ चेंजिंग और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस चेंज के कारण जो अपना एक अपोजिट डायरेक्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एल डी आई अपॉन डी टी। इसका मैग्नीट्यूड में बात करूँ ना तो एल डी आई अपॉन डी टी इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये करंट आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं केवीएल को उपयोग में लूँ यानी यूजिंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊँ, तो क्या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि E होगा अपने पास, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे तो क्या डिक्रीमेंट आएगा क्या वोल्टेज में, एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड लिया हमने, ठीक है, E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ से देखो क्या डी आई अपॉन डी टी जो अपने पास E अपॉन एल होगा क्या, यानी E नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। मेरे को निकालना करंट,
ठीक है। तो करंट निकालना, तो इस सिचुएशन में क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। t=0 पर हमें नहीं पता, हमें करंट की वैल्यू नहीं पता, हम क्या करते हैं इनडिफाइनाइट इसका विदाउट लिमिट हम इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा E0/L, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का cos ओमेगा t, और यहाँ पर चेन रूल के अकॉर्डिंग ओमेगा प्लस यहाँ पर कॉन्स्टेंट c, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं बोलूँ देखो I=E0 माइनस का E0/L हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हो गया cos ओमेगा t प्लस c। अब मुझे इस कॉन्स्टेंट c की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। क्या मैं ऐसे बोल दूँ कि कंडीशन क्या है? कंडीशन देखो, हमें ये पता है कि अगर हम इसका एवरेज ले लें 0 to t i dt, क्या होता है? 0 होता है क्या? बिल्कुल होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। कोई भी कोस फंक्शन हो, कोई भी साइन फंक्शन हो, क्या ये हमें हमेशा वैलिड होता है? बिल्कुल। तो यदि मैं यहाँ से देखो LHS में लूँ i dt 0 to t इज इक्वल टू माइनस का अपने पास E0/L, क्या 0 to t में cos ओमेगा t dt 0 होगा? cos ओमेगा t dt 0 होगा, प्लस ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, c इंटू टी, क्या इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। i dt ये अपने पास 0 वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 बनेगा। i dt ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू क्या बनी? 0 बनी। क्या मैं बोल सकता हूँ 0? तो जब मैं यहाँ से मैं 0 पुट कर दूँ तो i की वैल्यू अपने बनेगी, क्या बनेगी? i जो बनेगा अपने पास वो बनेगा माइनस का E0/L cos ओमेगा t। चूंकि सिंस हमारा जो फॉर्मेट है वो साइन में है, और जब भी हम कंपेयर करेंगे करंट और वोल्टेज को तो हम एक ही फॉर्मेट रखेंगे, ठीक है। बेस फॉर्मेट हम साइन ओमेगा टी लेके चल रहे हैं, तो इसको भी हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या साइन में कन्वर्ट करने के लिए आप बता सकते हो कैसे कन्वर्ट करूं? क्या मैं ऐसे लिख दूं साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस जब अंदर जाएगा तो π/2 माइनस थीटा यानी ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा क्या, ठीक है। ये फॉर्मेट बनी। या जब मैं इसका एम्पलीट्यूड लिखूं, क्या यहाँ पर हो जाएगा I0 और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अल्टीमेट जो फॉर्मेट बनी ये बनी, जहाँ पर जो है I0 कितना है? E0/L, E0/L। अब देखो यहाँ पर क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, जैसे हमारे रेजिस्टिव सर्किट में क्या आया था? I0 इक्वल टू E0/R आया था ना, ठीक है ना। यहाँ पर सिमिलरली हियर हमने क्या देखा कि I0 इक्वल टू E0/ क्या आया? ओमेगा L। और जब आप इसकी डायमेंशनल एनालिसिस, इसकी डायमेंशन निकालोगे ना, तो ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन देगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? ये जो फैक्टर है ये अपोज करता है, ठीक है ना। इट एक्ट्स लाइक ए रेजिस्टेंस, इट एक्ट्स लाइक ए रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रजिस्टर बोल दो। तो ये रजिस्टर की तरह बिहेव करता है, तो हम इसको रेजिस्टेंस तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है? ये बदलता है। देखो ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। आप ओमेगा चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसको इसलिए एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं XL। क्या बोलते हैं? XL। L मतलब इंडक्टर के लिए, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, कि रिएक्ट करता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ये रिएक्ट करता है, ठीक है। ये सजीव की तरह काम करता है, लिविंग थिंग की तरह। तो XL इक्वल टू ओमेगा L होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपने पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस। ये इस प्रकार से काम करता है। XL इक्वल टू ओमेगा L अपने पास, ठीक है, ये यहाँ पर, और ये अपने पास काम बना कि नहीं बना? अब देखो अगर मैं इनका फेजर बनाऊं तो E0 साइन ओमेगा टी का जब फेजर बनाऊंगा और करंट का फेजर बनाऊंगा, क्या आप बता सकते हो कि इनके अंदर फेज डिफरेंस कितना होगा? देखो किसी भी इंस्टेंट के लिए यदि मैं बात करूं कि यहाँ पर तो मैंने बोल दिया कि ये तो हो गया अपने पास EMF का हो गया, क्या ये EMF हो गया ओमेगा टी, हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। किसी भी इंस्टेंट पर इसकी वैल्यू आ जाएगी E0 साइन ओमेगा टी, वो आ जाएगा इंस्टेंटेनियस EMF। बट व्हाट अबाउट द करंट? I0 इक्वल टू अपने पास ये है E0/ओमेगा L, ठीक है। इसको कैसे बनाऊं?
क्या मैं इसको बना सकता हूँ? ठीक है, तो क्या अपने पास ओमेगा कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है, एल की पॉजिटिव वैल्यू, क्या यहाँ पर इसकी वैल्यू कम हो गया आई नोट की, और नेगेटिव में ओमेगा टी प्लस नहीं है, ये माइनस में जा रहा है। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है? माइनस का चिन्ह बता रहा है क्लॉकवाइज एंगल है, और पाई बाय 2 पीछे है। तो क्या यहाँ पर मैं पाई बाय 2 बना दूँ कुछ इस प्रकार से, ये जो अपने पास है, ठीक है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना, ओमेगा टी अपने पास कितना, ओमेगा टी में से पाई बाय 2, यानी ओमेगा टी टोटल है और उसमें से पाई बाय 2 जब करोगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये जो टोटल एंगल है वो कितना 90 डिग्री है, यहाँ से ये कितना आई नोट है। तो अब जो ये बनेगा वो है फेजर। ठीक है, ये अपने पास होगा फेजर डायग्राम, किसका लिए? इसके लिए, इंडक्टर के लिए। लेकिन अभी उस ग्राफ की बात करूं जिस ग्राफ की हम बातें कर रहे थे, साइन वाले ग्राफ की तरह यदि मैं वेव फॉर्म में दिखाऊं इसको, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? देखो, रोटेट करो एक बार। जब आप रोटेट करोगे ना इन फेजर डायग्राम को, ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये ऐसे घूमेंगे, ऐसे फेज रहेगा 90 डिग्री और घूमेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो लेग कौन कर रहा है अभी देख लेते हैं। ये मान लेते हैं ये अपने पास ई नोट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, करंट जो है, करंट की वैल्यू कम है, ये तो हो गया ई नोट हो गया, करंट का एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन फेज नेगेटिव माइनस पाई बाय 2 है। मतलब कुछ इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से इसमें पास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पाई बाय 2 पीछे। कैसे? जब ये जीरो है तो इसकी वैल्यू कितना, माइनस में, मतलब रिवर्स है। ठीक है ना, माइनस। जब आप देखो थीटा इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जीरो रखो, टी इज इक्वल टू जीरो रखो तो कितना बन रहा है, माइनस आई नोट बन रहा है। और वहाँ पर जब ई नोट साइन ओमेगा टी की बात करें, वहाँ पर जीरो बन रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ठीक है, और जैसे ये अपने पास मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये अपने पास ज़ीरो होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, ऐसे कुछ इस प्रकार से अपने पास होगा। ये देखो, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ठीक है, जीरो हो गया, और फिर जैसे ये जीरो होगा तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, मैक्सिमम हो जाएगा। ये अपने पास ये t बाई 2 हो गया, ये t हो गया, ये 3t/4 हो गया, ये t/4 हो गया। तो यहाँ पर ये जीरो हो गया कुछ इस प्रकार से अपने पास। ठीक है ना, इस प्रकार से बन रहा है, इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से क्या बन रही है, बिल्कुल। ठीक है ना, तो क्या इस प्रकार से बन रही है। ठीक है, ये जीरो है मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम। तो ये लेग कर रहा है, पाई बाई 2 से लेग कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मैं बता रहा हूँ, ये करंट का ग्राफ है, यानी आई नोट साइन ओमेगा टी में से पाई बाई 2 पीछे चल रहा है। और ये जो ग्राफ है, ये हमारे पास जो है ई नोट साइन ओमेगा टी यानी वोल्टेज का है। ये अपने पास इस प्रकार से ग्राफ। ठीक है, और ये इसका फेजर है। और ये कंप्लीट डिस्कशन था फेजर डायग्राम के बारे में। ठीक है, फेजर एंड फेजर डायग्राम, फेजर एंड फेजर डायग्राम अपने पास इस प्रकार से। नोट करना जरा इसको। अब देखो, एक्सेल की बात करें, एक्सेल क्या है, ओमेगा एल मतलब 2πfl। क्या यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ है? फ्रीक्वेंसी वेरिएशन से एक्सेल भी चेंज होता है, मतलब उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ, क्या डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, एफ इज इक्वल टू 0 फॉर डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट के लिए जब फ्रीक्वेंसी जीरो, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्सेल टेंड्स टू जीरो हो जाएगा अपने पास। तो ये जो है अलाउ करेगा, अलाउ डीसी। ठीक है ना, मतलब इंडक्टर बिकम्स कंडक्टर। ठीक है, अलाउ डीसी डायरेक्ट कंडक्टिंग स्टेट में चला जाएगा। और दूसरी बात करूं, यदि फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो हो, जो ऑल्टरनेटिंग करंट में होती है, तो क्या उसके लिए जो एक्सेल है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, और वो अपोज करेगा। वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये एक बात हो गई, 2-3 बातें। अब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, कई बार ग्राफ पूछ लेता है। देखो, एक्सेल और एफ के बीच में, क्या एक्सेल की मैं बात करूं, क्या एक्सेल है, क्या ओमेगा है, क्या इनके बीच का ग्राफ ऐसी स्ट्रेट लाइन है? एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ के स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये जो डिस्कशन था
वो था इंडक्टिव, मतलब इंडक्टर सर्किट के लिए। अब एक थर्ड सर्किट और ले लेते हैं जो कि कैपेसिटर के लिए है, ठीक है। तो कैपेसिटिव सर्किट लेते हैं, इसको नोट करेंगे पहले। थर्ड सर्किट लेते हैं हम कैपेसिटर को, ठीक है। तो कैपेसिटर को कंसीडर करते हैं एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के लिए। ये हमने लिया कैपेसिटर, उसको हमने कनेक्ट किया किसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। कर दें कनेक्ट? बिल्कुल कर देते हैं भाई, बिल्कुल कर देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ईएमएफ ले लेते हैं, ई नोट साइन ओमेगा टी हमने ले लिया। ले लेते हैं? बिल्कुल ले लेते हैं। क्या मैं इसको सोल्व कर दूं? देखो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, हमें पता है कैपेसिटर जो है एक स्टोरिंग डिवाइस होती है, एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। हमें पता है जब जब जो t = 0 से जैसे हमने स्विच ऑन किया तो क्या होगा, जो वोल्टेज जो है सर्किट में वो बढ़ेगी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या ये जो कैपेसिटर वो चार्ज होगा, लेकिन हाफ साइकिल के पश्चात क्या होगा, वो जो वोल्टेज घटेगी, इसका मतलब ये क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगा चार्जिंग, लेकिन ये उसकी जो वैल्यू है वो घटेगी, ठीक है ना, घट जाएगी तो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर T/2 के ऊपर आकर के ये अपने पास जो EMF हो जाएगा 0। फिर अब नेगेटिव में क्या होगा, इंक्रीज होगी। फिर ये क्या होगा, इसकी वैल्यू जो नेगेटिव में इसका जो बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। और फिर ऐसे ही ये क्या करेगा, साइनसोइडली अपने पास साइन के फंक्शन में इस प्रकार से वेरी होगा। यहाँ से बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर नेगेटिव में चार्ज होगा, फिर अपने पास क्या होगा, इस प्रकार से, ठीक है। जब हम डायरेक्ट करंट से जब जोड़ते हैं तो डायरेक्ट करंट का बिहेवियर कुछ अलग आता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट की यदि बात करें, ऑल्टरनेटिंग सोर्स में हम जोड़ें तो इसमें वेरी बिल्कुल अलग आता है। कभी पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कभी नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है ना, कभी पॉजिटिव। इसके ऊपर मान लेते हैं किसी इंस्टेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कितना होगा, माइनस का चार्ज, और करंट इस प्रकार से फ्लो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से जब करंट फ्लो होगी तभी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज। तो जब इस सिचुएशन में यदि मैं KVL को यूज़ करूँ, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊँ और फिर मैं इसको सोल्व करूँ, तो क्या मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए जो भी हम चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। देखो मान लेते हैं कि इंस्टेंट के ऊपर इस प्रकार से है, तो क्या KVL लगाऊँ, ठीक है, यूजिंग KVL लगाऊँ। यूजिंग KVL क्या मैं बता सकता हूँ कि E माइनस का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q/C = 0। तो क्या यहाँ से Q = क्या हो जाएगा, E/C हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, Q की वैल्यू निकालूँ, E कितना है अपने पास, E0, और ये अपने पास है C, और ये हो गया साइन ओमेगा टी। मुझे करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, करंट निकालने के मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, तो I = होगा dQ/dt। तो I जो होगा अपने पास हो गया यानी ω/C E0 cos ω t। अब I की वैल्यू जब मैं इसे लिखूँ यानी E0/1/ω/C, उसी फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ जिस प्रकार से रजिस्टर और हमने इंडक्टर के रूप में किया, इंडक्टर के केस में किया था, यानी cos ω t। अब यहाँ भी इसको साइन की फॉर्म में लेके आते हैं, तो जब साइन की फॉर्म में लेके आए तो मैं इसे बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पर ये साइन ω/t + π/2 बन जाएगा, π/2 + थीटा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को भी हम चेंज करें एम्पलीट्यूड वाली, तो क्या यहाँ पर I0 साइन ω/t + π/2 बन जाएगी। तो यहाँ से देखो क्या जो इसमें करंट लीड कर रही है, करंट लीड कर रही है इस EMF को फेज डिफरेंस π/2 से, ठीक है। और यहाँ से जो I0 है वो बन रहा है E0/c, ठीक है ना। अक्स C कितना बन रहा है, 1/ω/c। सेम जैसे हमने अभी भी किया है रिएक्ट इसमें इंडक्टर कोइल में, वैसे ही क्या होगा, ये होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं और फिर हम इनकी बात करें, देखो फेजर डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, किसी इंस्टेंट के ऊपर मैंने बोल दिया ये अपने पास हो गया E0 और ये हो गया अपने पास ω/t, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं बात करूँ कि करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी क्या E0 से, बिल्कुल E0 × ω/c है, लेकिन कितने एंगल के ऊपर, π/2 एंगल के ऊपर। तब क्या इस प्रकार से अपने पास करंट की वैल्यू आ जाएगी,
ये जो है वो π/2 है, एंगल कितना π/2, यानी फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना π/2, ये वाई एक्सिस बोल देते हैं, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं। तो ये जो अपने पास बनेगा ना प्यारे दोस्तों, ये अपने पास है वो फेजर डायग्राम कितना है, ये अपने पास रोटेट करते हैं, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सेम है दोनों की, ओमेगा क्या है दोनों की सेम है, बस फेज डिफरेंस है, π/2 का फेज डिफरेंस है। करंट लीड करेगी, करंट क्या होगी, लीड करेगी, आगे चलेगी करंट। इस ग्राफ में भी देख लो चाहे साइन, यदि मैं इन वेव की टर्म्स में बनाऊं तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या करंट लीड करेगी। पहले तो मैं ईएमएफ को बनाता हूं, ये हो गया E0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ, ठीक है, ये हो गया E0 साइन ओमेगा टी। लेकिन जब मैं करंट का ग्राफ बनाऊं तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, ज़्यादा आएगा और वो लीड करेगा, ठीक है ना। अपने पास t=0 पर यदि मैं बात करूँ, इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। देखो t=0 पर I0 इसकी वैल्यू, और I0 की वैल्यू E0 से ज़्यादा है, तो ये तो E0 है और यहाँ पर आ जाएगा कुछ I0, इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा हो जाएगी और इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से वेरी करेगा, ठीक है ना, ऐसे यहाँ से नीचे की ओर तरफ जाएगा। तो क्या मैं ऐसे बोल दूँ कि कुछ इस प्रकार से आएगा ये ग्राफ, ऐसे आएगा क्या, यस ऐसे आएगा अपने पास, ठीक है ना, ये अपने पास, और फिर यहाँ पर जो अपने पास ये हो जाएगा 0 और फिर कुछ इस प्रकार से उठेगा और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो है इंस्टेंटेनियस करंट का, और ये जो है वो ईएमएफ का ग्राफ है। यहाँ पर देखो t=0 पर पहले अपने पास क्या है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, ये 0 है, और फिर जैसे जैसे ये जो है पहले क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना, ये पहले 0 हो गया यहाँ पर पहले, और ये बाद में आकर के 0 हो रहा, देखो फिर ये आगे चला नेगेटिव हो गया, फिर ये बाद में जाकर के नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। तो ये करंट जो है वो करंट क्या हो रही है, करंट लीड कर रही है इसको आगे की ओर, ठीक है ना, करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है अपने पास इस प्रकार से, ये अपने पास 0, ठीक है ना, ओके। ये देखो यहाँ से भी देख सकते हो t=0 पर ये ऑलरेडी कितना I0 पर है, लेकिन ये t/4 के बाद में ये E0 होगा, ठीक है ना, इसलिए ये पीछे चल रहा है, करंट आगे चल रही है। तो ये अपने पास हो गया इसका एनालिसिस फेजर डायग्राम का, और ये वेव फंक्शन। अब बात करते हैं इसकी रिएक्टेंस की। अक्स सी की यदि मैं बात करूँ तो क्या है, 1/ωc है क्या, ठीक है, अक्स सी इक्वल टू कितना 1/ωc, क्या 1/2πfc है, क्या मैं इसे बोल दूं कि अक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। अगर डायरेक्ट करंट की बात करूँ यानी फ्रीक्वेंसी फॉर 0 फॉर डायरेक्ट करंट, तो डायरेक्ट करंट के टर्म्स में अक्स सी क्या होगा, ठीक है, डायरेक्ट करंट के लिए अक्स सी इन्फिनिटी होगा। लेकिन यदि f नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या AC होगा, और AC के लिए अक्स सी जो है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसकी कंपेरिजन, तो अक्स सी टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, या पास करेगा, नॉट इक्वल टू ऐसे बोल देते हैं, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, अक्स सी फाइनाइट। तो ऐसे बोल सकते हैं कि डायरेक्ट करंट को जो है कैपेसिटर, यानी जो कैपेसिटर जो है वो डिवाइस है वो क्या करती है, उसको ब्लॉक कर देती है, क्योंकि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस शो करती है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन AC की बात होगी तो उसको अलाउ करेगी, क्योंकि उसकी फाइनाइट वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम क्या होगी, अक्स सी होगी। कई बार इसको याद करने के टर्म्स में एक ट्रिक दे देते हैं, क्या दे देते हैं कि देखो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो कुछ इस प्रकार से वेरी करती है, ऐसे चलती है तो ये तो पास हो जाएगी, लेकिन डायरेक्ट करंट सीधी चलती है तो इसको क्या करती है, ब्लॉक कर देगी। ये ट्रिक है याद करने की, ऐसा कोई जरूर हार्ड फास्ट रूल है नहीं कि ऐसा होता है, ठीक है, ये ट्रिक है कि ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे अपने पास साइन के फंक्शन में चलती तो ये तो हो गई पास, ठीक है, इसको तो कर दिया अलाउ, लेकिन डायरेक्ट करंट सीधी जाएगी तो इसको एक ये दीवार क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, ठीक है, एक ट्रिक है याद करने की, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हो गया फाइनाइट वैल्यू, ये इन्फिनिटी हो गई, और AC/DC, तो ये सारा हमने किया। अच्छा ग्राफ भी बना सकते हैं, देखो अक्स सी का फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए, अक्स सी का f, क्या ये हाइपरबोलिक के फॉर्म में आ रहा है इस प्रकार से, तो हाइपरबोलिक फॉर्म में, ठीक है। तो यही करना होता है बोर्ड की एग्ज़ाम्स में, और इसके ऊपर हम क्वेश्चंस लेंगे JEE मेंस, जे एडवांस के, नीट के, वो हम लेंगे एट द एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में प्यारे दोस्तों हमने 2-3 बातें पढ़ी, ठीक है। पहला हमने सर्किट किया रजिस्टर का, फिर हमने किया इंडक्टर का, उसके बाद में कैपेसिटर का, और फेजर एंड फेजर डायग्राम्स देखे, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट है उसमें हम पढ़ेंगे इनके कॉम्बिनेशन, मतलब अब तो क्या था, हमने
इसका कोई भी रजिस्टर इसका जो है अपोजिट। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बताओ कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसे ऑफर करता है? क्या इसके अंदर वास्तव में जैसे रजिस्टर रेजिस्टेंस शो करता है वैसे ही ये भी करता है क्या? जी नहीं। ये जो है क्यों करता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफर कैसे करता है? देखो ये एक्सेसी है, ठीक है ना, एक्सेसी। आप ये बताओ, देखो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो एक्सेसी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, ठीक है, ये अलाउ करेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी जीरो है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जीरो तो एक्सेसी हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वास्तव में ये जो रजिस्टर है रेजिस्टेंस कैसे ऑफर करते हैं? इसके अपने पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, V कितना होता है? V इक्वल टू होता है Q/C। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये जो है ये रजिस्टर को ऑफर करते हैं। वास्तव में इनके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे रजिस्टर होता है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो उन एटम्स की दीवारों से टक्कर करते हैं या अदर इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, उनके कारण जो रेजिस्टेंस होता है वो इसमें नहीं होता। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इसके अपोजिशन में काम कर रहा है वो हमें रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सेम इंडक्टर कोइल में, इंडक्टर कोइल में कौन रेजिस्टेंस लगाता है? क्या हमने इस कोइल का रेजिस्टेंस जीरो माना था? बिल्कुल। तो फिर रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है? वो जो एक्सेल है वो कौन देता है? वो वास्तव में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी LDI/dt, ठीक है ना, जो अगेंस्ट काम करता है -LDI/dt, वो रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, ठीक है। खैर ये अपने पास हम कंप्लीट करते हैं इन तीनों सर्किट्स को। बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इन दोनों की कम्बिनेशन, मतलब LR LC और फिर थर्ड हम चलेंगे LCR, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या ना, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडिंग, डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।